ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उन व्यूअर्स का बहुत बहुत आभार है जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपका ये जो जहाँ आने वाला समय है बहुत अच्छा गुजरे और यीशु से यही प्रार्थना है आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। केतु ने अपना नक्षत्र बदल लिया है। ये लगभग 9-10 तारीख के लगभग इसने अपनी राशि तो वही रखी है, कन्या राशि में चल रहे हैं, लेकिन इनका नक्षत्र बदल गया है। क्या होता है वैसे तो राशि में क्या होता है, 3-3 हर एक राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा मिला जुला रहता है। लेकिन अब मैं जो बताने वाली हूँ आपको नक्षत्र के हिसाब से जो नवतारा है उसके हिसाब से और सटीक जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि ये परिवर्तन लगभग ये अभी 10 नवंबर से 20 जुलाई तक रहेगा। हालांकि इसमें बीच में इनकी राशि जरूर बदल जाएगी, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे मई से। लेकिन अभी तक के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, हर एक राशि के अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से देखना होगा। आपका जन्म नक्षत्र कैसे दिखते हैं, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है जिस नक्षत्र में, वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। इसको कहीं कहीं सूर्य से भी देखा जा सकता है। तो आपको वो जो पुराना वीडियो मैंने बनाया उसको और जो अभी नया वीडियो बना रहे हैं उसके हिसाब से मिला के देखना है। इसमें खास बात यह है कि हर एक राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं। अगर आपका जैसे मेष राशि में जन्म हुआ है तो उसके नक्षत्र के हिसाब से अगर 9 तारा के हिसाब से देखें तो इसमें अलग अलग प्रभाव रहेगा। जैसे कि इसमें अगर 9 तारा में देखा जाता है, जैसे कि जन्म तारा होता है, अति मित्र तारा होता है, मित्र होता है, संपत होता है, क्षेम होता है, विपत होता है, बध होता है, प्रत्यारी होता है। अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से देखना चाहिए, वो उसके नंबर से हिसाब से देखना है। आपको नंबर नहीं मतलब देखना है, आप नंबर मैंने देख लिए हैं। अब केवल आपको ये देखना है कि अगर आपका चंद्रमा, विशेष तौर से चंद्रमा, और अगर चंद्रमा नहीं तो सूर्य से मिला के देखना है। कहीं कहीं इसको लग्न का भी महत्व दिया जाता है। तो कोई भी अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा मतलब आपको देखने में कि आपको हानि होने वाली है, तो थोड़ा सचेत करने की स्थिति में है ये। जो होना है हो तो होके ही रहेगा, लेकिन आपको अगर पहले से आगाह कर दिया जाए तो उससे थोड़ा आप बचाव कर सकते हैं। बस हम सब लोगों का यही एक मकसद होता है बताने का। चूंकि राहु केतु एक तो ये बकरी चलते हैं, दूसरे छाया ग्रह हैं, और प्राचीन काल में नक्षत्रों का बहुत महत्व होता था। जो राजा महाराजा हैं या जो कोई घर में कोई काम शो करते थे तो नक्षत्रों का भी उतना ही महत्व होता था, राशि से ज़्यादा। क्योंकि ये मतलब ऐसा है, आपके जीवन भर आपके साथ जुड़ा रहता है। महादशा, अंतर्दशा, ये तो सब बदलती रहती हैं, लेकिन जन्म नक्षत्र आपका जो है वैसा ही रहने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे केतु के लिए बता दिया, केतु अध्यात्म का ग्रह है, छाया ग्रह है। मुक्ति मोक्ष के लिए केतु का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती, जीवन में विरक्ति जिसको कह सकते हैं। एक ऐसी अबुझ प्यास रहती है केतु के अंदर, हमेशा उसकी खोज की, और रहस्यमयी छाया ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें बहुत लंबा नहीं बता रही हूँ आपको, केवल एक ही राशि में कितने नक्षत्र आते हैं और उन नक्षत्रों में आपका अगर है चंद्रमा, मतलब चंद्रमा भी क्या है अलग अलग आएगा ना, जब एक ही राशि होगी उसमें नक्षत्र 3 देखना होंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में आने वाले 3 नक्षत्र होते हैं। एक तो होता है अश्विनी, दूसरा होता है भरणी, तीसरा होता है कृतिका नक्षत्र। तो इसमें तीनों नक्षत्र के हिसाब से देखते हैं। अगर तो जैसे कि आपको अश्विनी में अगर आपका जन्म हुआ है, आपके लिए ये परेशानी भरा हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन 2 और नक्षत्र जो बनते हैं, भरणी और कृतिका नक्षत्र, एक तो उसमें भरणी और जन्म तारा आ जाएगा दोनों में। एक बहुत अच्छा है ये भरणी के लिए मित्र तारा। तो आपको केवल इस वीडियो में मैं केवल उसी नक्षत्र के बारे में ज़्यादा बताऊंगी जो आपके लिए हानि पहुंचाने वाला है, क्योंकि जो अच्छी बातें हैं वो तो मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन थोड़ी सी अगर आपको चेतावनी वाली, अलर्ट वाली बात है, उसके हिसाब से मैं इसमें ज़्यादा विस्तार से बता दूंगी। तो अगर आपका जन्म 80 नक्षत्र में हुआ है, और आपके ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, 2 भाव को प्रभावित करेगा ये, क्योंकि अभी कन्या राशि में है और उसके बाद फिर आ जाएंगे आपके सिंह राशि में। तो 5th और 6th भाव से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, जैसे रोग न शत्रु या संतान की समस्या है, या शेयर मार्केट से शौक रखते हैं उसमें धन हानि हो सकती है,
कोर्ट केस में कहीं इन्वॉल्वमेंट था, उससे परेशानी हो सकती है। लेकिन शेष 2 नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु शांत हो जाएंगे, कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय आएगा और मुक्ति और मोक्ष के लिए भी ये माना जाता है। तो ऋण मुक्ति भी हो सकती है, कैरियर के लिए उन्नति भरा समय है। और इसके साथ साथ आपके लिए एक बात ध्यान रखना है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम इस समय हो सकती है अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। शेष 2 नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये, मतलब मिक्स रिजल्ट है। आप इसको और पिछला जो मैंने वीडियो बनाया है उसको मिला के देखना है और फिर उसका एवरेज निकालना है, तो आपके लिए फिर बिल्कुल अच्छा समय रहने वाला है। अब इसमें दूसरे नंबर पे आ जाती है वृषभ राशि। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, जैसे रोहिणी है, मृगशिरा है और कृतिका नक्षत्र है। बहुत अच्छा समय है, मतलब एक ऐसी नंबर 1 कह सकते हैं वृष राशि के लिए, क्योंकि ये जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। तीनों ही भाव मतलब आपके कहाँ प्रवेश कर रहे हैं ये आपको भी मालूम होगा, पंचम और चौथे भाव को ये प्रभावित करेंगे। और आपके लिए अगर नक्षत्र के हिसाब से देखे जाए तो अति श्रेष्ठ समय है। इसमें अति मित्र है, मित्र है और जन्म तारा है, इससे संबंध रखते हैं ये। आप जो पंचम भाव और 4th भाव से भूमि बांध के सुखों में वृद्धि, माता के अगर कहीं हेल्थ खराब हो रही थी उसमें सुधार होगा। अगर मानसिक क्लेश आपके जीवन में ज़्यादा परेशान कर रहा था, हालांकि शनि आपके लिए इसलिए अच्छे पेपर में है, लेकिन अगर ये नक्षत्रों के हिसाब से देख लें केतु का, तो शिक्षा है, संतान है और अगर आप विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रेम विवाह कर सकते हैं। आपको अगर कहीं शेयर मार्केट का शौक रखते हैं उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, आपके पुण्य कर्म हैं, उनका उदित करेंगे इस समय। 5th भाव से पूर्व जन्म का भी देखते हैं। बुद्धि विवेक आपके बहुत सही निर्णय लेगी, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई भी मतलब इस नक्षत्र मतलब ये 3 नक्षत्र जो मैंने बताए हैं और वृषभ राशि है उसमें अगर आपका है तो कोर्ट केस में विजय, आपकी भूमिवान के सुख में वृद्धि, परिवार का साथ रहेगा, सुख समृद्धि होगी। और आपको अपनी थोड़ी सी हेल्थ जरूर आपको ध्यान में रखना है। हेल्थ की अगर आप क्या करते हैं, क्योंकि अभी गुरु की भी कृपा में है, आप गुरु आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। अगर ये सब चीजें मिला के देखते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आती है वृषभ राशि। अब तीसरे नंबर पे आ जाती है मिथुन राशि। मिथुन राशि की इसके में 3 नक्षत्र आ जाते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। तो इसमें अगर केवल एक ऐसा नक्षत्र है जो हानि पहुंचा सकता है, जिसमें कि आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र बुध नक्षत्र में आ रहा है। शेष 2 नक्षत्रों के लिए मित्र तारा में आ रहा है। बहुत अच्छा समय है। इसमें कुछ चीजों में आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपके कौन कौन से भाव को प्रभावित करेंगे, 4th और 3rd भाव को प्रभावित करेंगे। छोटे भाई बहनों से आपकी थोड़ा मतभेद हो सकता है, यात्राएं कष्टप्रद हो सकती है, विशेष तौर से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए परेशानी भरी हो सकती है। आपकी मान प्रतिष्ठा में भी इस समय हो सकता है कुछ आपकी छवि धूमिल हो। शेष अगर 2 नक्षत्र में आपका अगर जन्म हुआ है, जैसे कि मृगशिरा या पुनर्वसु नक्षत्र के जन्म में आप, फिर आपके लिए हर तरह की सुविधा प्राप्त होगी, सुख समृद्धि होगी। आपके जीवन के जो ऐसे काम थे जो आपने पहले से सोच रखे थे, 4th भाव से रिलेटेड थे, 3rd भाव से रिलेटेड थे, और अगर आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में नहीं हुआ है तो आपके लिए फिर समय काफी अच्छा रहने वाला है। सभी तरह के कार्य में सफलता प्राप्त होगी। और पिछले वीडियो में और आपको देख लेना चाहिए तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें केवल आर्द्रा नक्षत्र वालों को सावधान करती हूँ मैं, और रेमेडी सबसे अंत में बताती हूँ। अब जो अगली राशि जो बनती है वो कर्क राशि। कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष और अश्लेषा। तो इसमें 3 नक्षत्र में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है पुष्य नक्षत्र वालों के लिए। प्रत्यारी तारा में आ रहा है, शेष में बहुत अच्छा है ये कर्क में, जैसे कि पुनर्वसु में साधक रहने वाला है और अश्लेषा में क्षेम, कुशल क्षेम। तो अगर आपका जन्म केवल इतना ध्यान रखना है, अगर पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आपको तीसरे और दूसरे भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये भाव किसके हैं? एक तो आपकी वाणी का है, परिवार का है, और इसके साथ तीसरा भाव आपकी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है, समाज में मान प्रतिष्ठा का है, संचार और मीडिया से जुड़ी हुई क्षेत्रों से जुड़ी हुई अगर हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है अगर पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है। समाप्ति का अगर देखा जाए
तो समाप्ति का समय है आपके लिए, आयन आने ही वाला है, क्योंकि अब ढैया समाप्त होने वाला है। और फिर ये जो पुष्य नक्षत्र है, अगर इसमें जन्म हुआ, आपको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष तौर से वाणी में कटुता ना आने दें। फिर आपके लिए उन्नति भरा समय रहेगा, परिवार भी आपके साथ रहेगा, बचत भी होगी। आप परिवार में कोई नए सदस्य का भी आगमन हो सकता है। मीडिया से, समाज सेवा से, ऐसे जुड़े क्षेत्रों से आपके लिए अनुकूलता बनानी पड़ेगी। तो थोड़ा आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन पुष्य नक्षत्र वालों के लिए थोड़ा कठिनाई भरा समय है। नियंत्रण रखें वाणी पे, और हो सके इस दौरान चोट चपेट दुर्घटना से भी अपना बचाव करें। जाता हुआ जो शनि आपको थोड़ा परेशानी दे सकता है। शेष 2 नक्षत्र आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस केवल सावधानी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो राशि बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में 3 नक्षत्र कौन कौन से आते हैं? मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो ये अभी जो नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी ही नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, आपके लिए अच्छा है। ये जन्म तारा ही है। और उसके बाद अगर इसके दूसरे और नक्षत्र को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो ये मघा नक्षत्र वालों को हो सकती है। ये विपत्त तारे में आ रहा है। ऐसी परेशानी जो आपने कभी पहले सोची नहीं थी, अचानक आपको दे सकती है, क्योंकि आपके ये 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। सिंह राशि आपके लग्न और सेकंड भाव, मतलब सेकंड और आपके लग्न को प्रभावित करेंगे। आपके क्रोध की मात्रा बढ़ा सकती है, ईगो प्रॉब्लम से आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपका जन्म, केवल इतना ध्यान रखना, मघा नक्षत्र में ना हुआ हो। अगर इसके अलावा 2 नक्षत्र हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके परिवार में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपकी मतलब बहुत दूर दूर तक प्रसिद्धि होगी। और हेल्थ की परेशानी इस समय ये मघा नक्षत्र वालों को हो सकती है। परिवार के रिश्ते में आपको ध्यान रखना होगा, क्रोध नहीं करें। और आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जो एक दिनचर्या है, उसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, सॉफ्टनेस जिसको कह सकते हैं। क्रोध को त्याग के अगर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके लग्न का है, और क्योंकि जो अभी जो नक्षत्र है उसके सूर्य हैं, उसके स्वामी राशि, तो आपके लिए फिर जन्म तारा के हिसाब से देखें उतनी परेशानी नहीं है। कोई भी ग्रह जो है, अगर आपका स्वामी राशि और केंद्र में आता है, उसके काफ़ी दोष कम हो जाते हैं। फिर भी मगर नक्षत्र में विपत्त तारा है, विपत्तियां किसी भी तरह से आ सकती हैं। उनका सामना करने, उनकी मतलब जो चुनौतीपूर्ण समय है उसको सामने करने के लिए आपको तैयार करने की ये केवल एक ये मतलब सलाह है। बाकी और सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परिवार का साथ रहेगा, धन की बचत भी होगी। अगर मगर नक्षत्र के नहीं है तो आपको हर तरह से लाभ होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं। एक तो आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दूसरा आता है हस्त नक्षत्र, और तीसरा आता है चित्रा नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र के लिए बहुत अच्छा है। एक पहले नंबर पर वृषभ राशि है, और दूसरे नंबर पे आ जाती है कन्या राशि। ये कन्या राशि के लिए जन्म तारा पे है, अति मित्र तारा पे है, और उसके अलावा मित्र तारा पे है। तीनों ही नक्षत्रों के जन्मे हैं। और कन्या राशि में अभी ये चल ही रहे थे, अब ये अब जैसे अपनी राशि बदल लेंगे, फिर उनके प्रभाव कन्या राशि के हिसाब से नहीं, सिंह राशि के हिसाब से होंगे। लेकिन जब तक के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके एक तो 12th भाव में, एक आपके 11th भाव में। अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। नए नए आपको हो सकता है कोई गुरु, धर्म गुरु या अध्यात्म के गुरु से आपकी मुलाकात हो, और उससे आपकी प्रगति हो। अगर आप पहले से ही मतलब इस क्षेत्र में आपका कहीं है रुझान, जैसे आप धर्म गुरु हैं या स्पिरिचुअली आपका कहीं मूवमेंट में वहाँ जुड़े हुए होते हैं, बहुत अच्छा समय। विदेशी यात्राएं हर तरह से बहुत अच्छा है, शुभ परिणाम देने वाले हैं। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आय के नए स्रोत, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके अगर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए थोड़ा चेंज ऑफ प्लेस की संभावना दिखाई दे रही है। जहाँ आप रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या रह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस अगर करना चाहते हैं तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए। अब नेक्स्ट राशि जो बनती है वो है तुला राशि। आपके तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, एक चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र।
इसमें सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हो सकती है तो स्वाति वालों को हो सकती है, क्योंकि बुध नक्षत्र में आ रहा है। शेष 2 नक्षत्र काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। एक तो मित्र तारा है, एक साधक तारा है। विशाखा वालों के लिए साधक है और बाकी जो और नक्षत्र चित्रा के लिए ये मित्रता भरा है। अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। बुध का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिए कि मतलब मृत्यु है। बुध का मतलब होता है कोई ऐसी आपकी मतलब मनोकामनाएं, अच्छी मनोकामनाएं में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन इसके साथ दूसरे रूप में अगर देखें तो कोई ऐसी प्रवृत्ति या कोई ऐसी आदत है जैसे व्यसन है, उसका भी वध करा सकते हैं। नवतारा के हिसाब से बुध का मतलब दोनों तरह से हो सकता है। आपके किस किस भाव में आ रहा है पहले ये देख लेते हैं। आपके आ गए 10th भाव में और आपके 11th भाव को एक्टिवेट करते हैं। ये बता रहे हैं कन्या और सिंह राशि के मतलब स्वामी, उसके हिसाब से बता रहे हैं। आपके क्या है कि अभी गुरु से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन आयु वृद्धि हो सकती है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति के साथ साथ कैरियर में आपके लिए उछाल भरा समय है। ये आपको भी चेंज ऑफ प्लेस करना है, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। जब आप साधक के हिसाब से देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नए नए अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे आप कोई ऐसा मतलब ऐसा कैंप ज्वाइन कर सकते हैं जहां अध्यात्म या मेडिटेशन की सिखाया जाता हो, या कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे दूसरों का समाज कल्याण हो। इसके लिए समय बहुत अच्छा है। साधक का मतलब है साधना, पूर्व में किए गए जो साधना है उसका फल आपको मिलने वाला है। मित्र तारा से आपको पूरा लाभ होगा। थोड़ा सा स्वाति वालों को बहुत ध्यान रखना है, मतलब कुछ ऐसी चीज ना करें जिससे आपको हानि हो, बस इतना ध्यान रख लें, फिर आपके लिए समय भी उन्नति भरा रह सकता है। अब अगली जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि है। इसमें 3 कौन कौन से नक्षत्र आते हैं पहले ये बता देते हैं। विशाखा नक्षत्र आता है, अनुराधा आता है और ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। आपके 2 और कौन कौन से भाव में कोई एक्टिवेट कर देंगे ये देखना है। जैसे कि आपको एक तो 10th और आपके एक 9th भाव को एक्टिवेशन में ला देंगे। तो इसमें अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो प्रत्यारी में भ्रमण करेंगे। प्रत्यारी उतना खराब नहीं होता है, इसमें मिक्स रिजल्ट देते हैं। और 2 भाव को एक्टिवेट करने से आपको परेशानी किस तरह से हो सकती है, जैसे आपके धर्म के प्रति अरुचि हो सकती है, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, और कैरियर से जुड़ी कोई परेशानी है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक से ज्यादा बार रिपीटेशन कहलाता है प्रत्यारी, मतलब बार बार उस बात को रिपीटेशन के बाद आपको सफलता मिलेगी। आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी। वैसे भी अभी आप पे ढैया भी चल रहा है, तो लेकिन विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा समय, श्रेष्ठ समय है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, पिता का साथ रहेगा, कैरियर में प्रमोशन, चेंज ऑफ प्लेस आपको भी दिखाई दे रहा होता हुआ। घर में कोई मांगलिक कार्य भी इस समय हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए क्षेम तारा में है। क्षेम का मतलब होता है कुशल क्षेम। हर तरह से आपको जो भी परेशानी थी उनका हल मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, अगर आप धर्म कर्म से जुड़ के रहने वाले हैं या अध्यात्म में जुड़ के पहले से ही आपकी अच्छी रुचि है तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बस अनुराधा नक्षत्र वालों को रिपीटेशन पे ध्यान रखना है। जो भी काम करना है खूब अच्छे से सोच समझ के करें, और अगर दोबारा करना पड़ता है तो उसमें आपको झुंझलाहट नहीं होना चाहिए। सफलता तो मिलेगी, सबसे अच्छी बात है कि सफलता मिलेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। धनु राशि में 3 कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। एक तो आते हैं मूल नक्षत्र, और दूसरा आता है पूर्वाषाढ़ा, और तीसरा आता है उत्तराषाढ़ा। इसमें जो मूल नक्षत्र वाले हैं उनको विपद तारा में आ रहा है। अचानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिस भाव में आ रहे हैं। जैसे आपको 2 भाव को देखना होगा। एक तो आपका 9th भाव, एक अष्टम भाव। अचानक आने वाली कठिनाइयों को इस आपको ध्यान रखना होगा। जो परेशानी आती है उनको मतलब ऐसे साहस से, धैर्य से उसको हैंडल करना है। उसमें परेशानी का समय आएगा लेकिन निकल जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिन बाद क्या है कि बृहस्पति की पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। अभी आपके फेवर में बृहस्पति भी नहीं है। आपको अचानक धन की हानि हो सकती है, इसलिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। शेष 2 नक्षत्रों के लिए बहुत अच्छा है। एक संपत्ति तारा है, एक जन्म तारा है। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, पिता का सहयोग, धर्म कर्म से जुड़ के अगर काम करते हैं
बहुत सही समय है। आप इस समय कहीं जाके धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धर्म कर्म से मतलब धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपको जन्म स्थान से दूर जाने की प्रेरणा इस समय ये दे सकते हैं। इतना ध्यान रखें कि अगर आपका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपकी थोड़ी परेशानी हो सकती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है और केतु भी अगर गोचर में अच्छी स्थिति में है, आपको लिए फिर बहुत अच्छी सौगातें भी देने वाले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, एक तो उत्तराषाढ़ा, दूसरा श्रवण और तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र है। ये तीनों नक्षत्र में बहुत श्रेष्ठ है। मकर राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। वैसे भी मैंने एक जो वीडियो बनाया है 7:30 के बाद, अब आपके लिए केतु का भी बहुत अच्छा ये जो हो रहा है गोचर नक्षत्र परिवर्तन तीनों नक्षत्रों के जन्म के लिए। जैसे कि अगर आपका उत्तराषाढ़ में जन्म हुआ है, जन्म तारा ही है ये आपके लिए, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य उत्तराषाढ़ के स्वामी होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अगर श्रवण नक्षत्र में हुआ अति मित्र तारा है, अगर धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ तो ये मित्र तारा है। तो आपके लिए उतनी ही अच्छी शुभ सूचना प्राप्त होगी जितनी वृषभ राशि के लिए और कन्या राशि के लिए। तीसरे नंबर की ये राशि है मकर राशि, आपके लिए हर तरह से आपके 9th और 8th भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये। कहाँ कहाँ जैसे पिता की हेल्थ में अगर कोई परेशानी थी वो अब परेशानी का समाप्ति की ओर है। अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, नई नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि केतु को मोक्ष के लिए माना जाता है। अध्यात्म की दुनिया में अगर आप पहले से ही अच्छी रुचि रखते थे तो हो सकता है आपको कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त हो, या इस समय आप उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आप कितना भी सोच लें, आपको जैसे अच्छे काम की शुरुआत करने में थोड़ा आपको ज़्यादा समय लगता है। इस काम को शुरुआत करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 9th भाव भाग्य का है। भाग्य से अगर कोई काम रुके हुए थे, अब वो भाग्य द्वारा आप पूरी तरह से आपका साथ रहेगा और संपूर्णता और सफलता की ओर जाने का समय है। ये जन्म तारा, अतिमित्र तारा, मित्र तारा मिलके आपको पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अगर ऑकल्ट साइंस में रुचि रखते हैं या ऐसे क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं जहाँ शोध कार्य है, या कहीं गुप्त चीज़ों से आपका कहीं कहीं कनेक्शन है, जैसे कोई ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे विभाग से जुड़े हुए हैं, वहाँ आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। वहाँ हो सकता है ससुराल पक्ष से कोई ऐसी किसी की स्वास्थ्य खराब हो जाए, इतना थोड़ा आप ध्यान रखते हैं। और अभी जब तक आप पे और 7:30 चल रही है, थोड़ा सा और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, हेल्थ की केयर करें। बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, एक धनिष्ठा, सद्विषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है। तो आप इसमें 3 नक्षत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है ये, अगर देखा जाए तो सतविषा नक्षत्र में, क्योंकि ये बद तारा में आ रहा है। शेष आपको अगर धनिष्ठा नक्षत्र के जन्म में है आपके लिए धनिष्ठा नक्षत्र में अगर जन्म है, सॉरी मैंने शायद दोबारा बता देती हूँ। कुंभ राशि में अगर जन्म हुआ है तो 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, सतविषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है। सतविषा नक्षत्र सबके लिए आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बद तारा की वजह से आपको 2 और भाव कौन कौन से एक्टिवेट कर रहा है इस समय ये, जब केतु का गोचर हो रहा है इस नक्षत्र में, तो आपके अष्टम और सप्तम भाव से रिलेटेड परेशानी हो सकती है अगर शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है। इसमें और जो शतभिषा नक्षत्र का मैंने वीडियो बनाया है उसको भी देखना हो, शनि का भी जो वीडियो बना है उससे मिला के देखना है। आपके जीवन साथी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। केतु क्या है, डिटैचमेंट देते हैं। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो उनसे क्रोध ना करें। अगर इसके अलावा अगर 2 नक्षत्र में जन्म हुआ है, धनिष्ठा या पूर्व भाद्रपद में, तो वैवाहिक जीवन में सुधार आ सकता है। पहले से अगर कहीं खटास थी अब उसमें मधुरता आएगी। व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन सद्विषा वालों को विस्तार नहीं करना है। अपनी साझेदारी में अपना जितना हो सके मेल जोल बना के करें, और अगर कोई परेशानी आ रही है तो क्रोध ना करें। आपको भी अगर अष्टम भाव से देखें, अध्यात्म का भाव है, अध्यात्म में रुचि है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। शोध कार्यों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। विदेश गमन हो सकता है, विदेशी कंपनी से जुड़ के अगर काम कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है।
इतना ध्यान रखना है कि सदभिता नक्षत्र का आपका अगर मान लीजिए जैसे कोई भी और ग्रह सदभिता नक्षत्र में पड़ा हुआ है तो उसका थोड़ा अवलोकन करके फिर आगे बढ़ें। और इसके अलावा शेष जो और नक्षत्र उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन। मीन राशि का अगर आपका देखें तो कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, 3 नक्षत्र, पूरा भाद्रपदा, उसके उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। किस तरह से, जैसे कि मीन राशि में पूरा भाद्रपद वालों को साधक में आ रहा है, उत्तरा भाद्रपद में आ रहा है प्रत्यारी में, और रेवती नक्षत्र में बहुत अच्छा है। सेम नक्षत्र, सेम मतलब कुशल सेम, तीनों नक्षत्र अच्छे हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है मीन राशि है। अगर इन 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो वैवाहिक संबंध, शत्रुओं से कोई परेशानी थी, क्योंकि 7th और 6th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में अगर कहीं परेशानी थी, आपके लिए समय अच्छा है। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, थोड़ा विलंब के साथ मिलेगा, मतलब रिपीटेशन जिसको कहते हैं, थोड़ा रोड़ा अवरोध जिसको कह सकते हैं, उसके बाद सफलता मिलेगी। रोगों से परेशानी थी, उसका इलाज कराना पड़ेगा। आपके लिए मतलब 2 नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, विशेष रूप से रेवती नक्षत्र वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। 6वें में अगर देखा जाए तो ऋण की प्राप्ति, किसी मतलब अगर कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, उधार दिया था, अब तक वापस नहीं मिल रहा था, वो सब दूर मतलब आपको मिल जाएगा। कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब आपको थोड़ा सा उत्तरा भाद्रपद वालों को ध्यान रखना है, बाकी शेष नक्षत्र वाले के लिए बहुत अच्छा समय है, सप्तम भाव से रिलेटेड। ये जो बता रही हूँ मैं अभी केवल आप कन्या राशि के हिसाब से देख लें, फिर सिंह राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे ये केतु, दोबारा बताऊंगी उसको। अब उपाय बता देते हैं सभी, ये जो मैंने बताए हैं अपने अपनी उससे देख लीजिए नक्षत्र से। और अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया उससे जोड़ के देखते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं, सबसे अच्छी आपके लिए रेमेडी बता देते हैं। घर बैठे कुछ नहीं करना है, जैसे गणेश जी की उपासना आप कर सकते हैं, उनको दूर्वा चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ स्वयं जो है वो हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, तो गणेश जी उससे भी थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा करना सबसे सर्वोपरि होगी। सभी ग्रह शांत होते हैं, कोई भी नक्षत्र जो है आपको परेशान नहीं कर सकता है। पक्षियों को दाना चढ़ाना है, ऐसे पक्षी जो कि कैद में है उनको आज़ाद कराना है, केतु से बहुत प्रसन्न होते हैं। किन्नरों को दान करना है, इसकी बहुत अच्छी रेमेडी मैंने बताई है किन्नरों वाली। ये सब आप कर लेते हैं तो फिर अगर कोई भी ऐसा आ भी रही है परेशानी, तो आपको फिर उससे बचाव होगा। परेशानी तो आएगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बचाव हो। तो ये देखिए, और पिछला वीडियो मिला के जरूर देखना है। ये सटीक है बिल्कुल। ये जो मैंने दोनों वीडियो को मिला के अगर आप देखते हैं, बिल्कुल 100% आपको समझ लीजिए कि जो मैं बताने वाली हूँ आपके संग अच्छा या बुरा होने वाला है। तो आज इसको यहीं समाप्त करते हुए और आपको पुनः एक बार याद दिला देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है भी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।